हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन भाग 6, जिसमें हम पढ़ेंगे अधिशोषण समतापी और अधिशोषण समदाबी वक्र के बारे में। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे प्रीवियस वाली सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आई बटन पे जाके आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को इजी बनाने के लिए हमने आज भी इसमें एनिमेशन का यूज किया है, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में प्लीज शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अधिशोषण समतापी जिसे इंग्लिश में कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या होता है देखिएगा। अधिशोषण समतापी की अगर बात करें तो जब भी हम एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, अधिशोषण की बात करते हैं, तो एक क्या होता है, ठोस पृष्ठ होता है, उस पर ऊपर से गैस या द्रव के कण आते हैं जिसे अधिशोष्य कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, अधिशोषण होता है। तो अधिशोषण को अलग अलग कारक प्रभावित करते हैं, जैसे मैंने बताया था ताप, दाब, सांद्रता, गैस की प्रकृति। लेकिन इन सभी कारकों में जो सबसे ज्यादा अधिशोषण की मात्रा को, अधिशोषण की दर को प्रभावित करते हैं, वो दो मुख्य कारक हैं, ताप और दाब। तो ताप और दाब से अधिशोषण की दर में बहुत परिवर्तन आता है। तो वही परिवर्तनों को हम इन ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे। अधिशोषण समतापी और अधिशोषण समदाबी जो है, इन ताप और दाब कारकों पर निर्भर करता है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं अधिशोषण समतापी क्या है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। तो कंडीशन होती है, देखिए बच्चों, जब अधिशोषण समतापी, समान ताप, आइसोथर्म, आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, जब समान ताप की बात हो, समान ताप मतलब स्थिर ताप, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, जब स्थिर ताप हो, उस समय अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा मतलब कितना अधिशोषण हो चुका है या कितना अधिशोषण हो रहा है, और उसमें हम कितना दाब लगा रहे हैं, जो ऊपर से जो अधिशोष्य के कण आ रहे हैं उन पर हम जितना दाब लगा रहे हैं, उसके बीच अगर हम एक ग्राफ खींचें तो जो भी ग्राफ हम खींचेंगे उस ग्राफ को हम कहेंगे अधिशोषण समतापी। क्योंकि ये अधिशोषण की प्रक्रिया को बारे में बता रहे हैं, कितना अधिशोषण हो गया, कब, जब ताप समान है, इसलिए इसे कहते हैं अधिशोषण समतापी। तो एक ऐसा वक्र जब ताप समान हो, स्थिर हो, उस समय जब अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच जो वक्र खींचेंगे उसे कहेंगे अधिशोषण समतापी। की मात्रा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसको हम डिनोट करते हैं x बाई m से, जिसमें x होता है ऊपर वाला अधिशोष्य की मात्रा या सांद्रता कह सकते हैं, अपॉन m जो है वो होता है नीचे जो पृष्ठ में रखा होता है ठोस, अधिशोषक की मात्रा। ठीक है, इन दोनों को x बाई m को इकट्ठा हम बोल सकते हैं अधिशोषण की मात्रा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा हम दाब को प्रदर्शित करेंगे P से, P फॉर प्रेशर। तो इस प्रकार के समतापी वक्र तभी संभव है जब अधिशोषक पृष्ठ पर केवल एकाणुक परत का निर्माण हो। देखिएगा, अधिशोषण समतापी जो है वो तभी बनेगा, तभी हम उसको अधिशोषण समतापी कहेंगे उस वक्र को, जब केवल ठोस पृष्ठ में केवल एक लेयर बनेगी। एक लेयर मतलब जो गैस या द्रव के कण ऊपर से आ रहे हैं वो केवल एक लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर दूसरी लेयर नहीं बनेगी। और एक लेयर किसमें बनती है, रासायनिक अधिशोषण में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, यहां पर हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो आपने जनरली देखा है ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अधिशोषण समतापी की बात कर रहे हैं, तो इस समय ताप समान है, ताप समान है, तो ताप समान स्थिर ताप पर दाब को हम ले लेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हम ले लेंगे अधिशोषण की मात्रा, जिसे x बाई m से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे देखिएगा, यहां पर पॉइंट ए डैश डैश हमने किया है। ठीक है, जब दाब एकदम शून्य होगा तो उसमें थोड़ी बहुत अधिशोषण होता है। ठीक है, इसलिए हमें इसे डैश डैश दिखाया, अधिशोषण वक्र यहां से होना शुरू हुआ है। तो दाब जब शून्य है तो थोड़ी बहुत अधिशोषण होगा, गैस के कण जो है नीचे अधिशोषित होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम दाब बढ़ा रहे हैं, देखिए इधर को जा रहे हैं, तो हर पॉइंट एक पॉइंट रख लीजिए, हर जगह पर एक एक पॉइंट ऐसे बना लीजिए। तो जब दाब इतना था तो अधिशोषण इतना था, दाब थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया, इधर को चले गए तो अधिशोषण भी वक्र ऊपर को चला गया। थोड़ा सा दाब इस पॉइंट पे देखिएगा, दाब आपने बढ़ाया
तो अधिशोषण और ज्यादा हो गया, पहले की तुलना में ग्राफ ऊपर को जा रहे हैं। तो आप देखेंगे दाब जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं अधिशोषण बढ़ रहा है, लेकिन एक एक निश्चित बिंदु आ गया, यहाँ पर एक निश्चित बिंदु आ गया। इसके बाद देखिए ये दाब आपने बनाया, मान लीजिए यहाँ पर दाब है पीएस, इसका अधिशोषण कितना, इस समय अधिशोषण की मात्रा इतनी है, लेकिन इसके बाद भी जब आप दाब बढ़ाएंगे ना, और दाब बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी अधिशोषण इतना ही होगा। तो कंडीशन वही, ये लिमिट आ चुकी है। जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाया अधिशोषण बढ़ाया, थोड़ा दाब और बढ़ाया अधिशोषण बढ़ाया, जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे हैं अधिशोषण बढ़ रहा है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद, एक निश्चित अधिकतम मान, जितना अधिकतम दाब लगा सकते हैं, उसके बाद अगर दाब आप और लगाना चाहोगे तो अधिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वो बिंदु अधिकतम दाब जो आपने आरोपित किया है, जिसके बाद अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वह दाब कहलाता है क्या, संतृप्त दाब, पीएस। ठीक है, सैचुरेटेड प्रेशर भी कहते हैं इंग्लिश में। और इस कंडीशन को, इस समय जो भी अधिशोषण हो रहा होगा उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड स्टेट या संतृप्त अवस्था। तो यही लिखा है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती जाती है, किंतु अधिकतम मान के पास, अधिकतम मान कौन सा होता है, यही पीएस। अधिकतम मान के बाद दाब चाहे आप कितना ही भी बढ़ा लें, अधिशोषण की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये अवस्था जिसके बाद दाब बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, यह अवस्था संतृप्त अवस्था कहलाएगी। और वो दाब जिसके बाद दाब में वृद्धि करने पर अधिशोषण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये दाब कहलाएगा संतृप्त दाब, पीएस या सैचुरेटेड प्रेशर। नेक्स्ट, अब ये ग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप अच्छे से, है ना। मेन यही था अधिशोषण समतापी, बट मैंने एक ग्राफ और ड्रॉ किया जो कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, वो इसी के लिए कही गई थी, बट मैंने अभी बता दिया क्योंकि वो वीडियो में डेरिवेशन है इसलिए। तो अब ये तो बात होगी जब एक निश्चित ताप है। अब मैंने एक गैस ली, ध्यान से सुनिएगा, कोई एक पर्टिकुलर गैस ले लिया, ठीक है, वो किसी ठोस पृष्ठ पर अधिशोषित हो रही है। तो क्या किया गया, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, ताप 200 केल्विन टेम्परेचर लिया। तो 200 केल्विन टेम्परेचर पर कोई एक गैस ली, ठीक है। अब 200 केल्विन उसका ताप निश्चित कर दिया। अब उन्होंने दाब बढ़ाया, जैसे जैसे दाब बढ़ा तो उन्होंने देखा अधिशोषण की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है हर बिंदु पर। तो ग्राफ ऐसे जा रहे हैं ऊंचाई में, पॉइंट ये भी आएगा, सब जगह होगा ऐसा, तो बस अभी हम वो देख रहे हैं। तो 200 केल्विन ताप, जब स्थिर ताप 200 केल्विन रखा तो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ी, वो तो हमें पता ही है, पहले ही पता चल गया। अब उन्होंने कहा इसी गैस के लिए, इसी गैस का मैं अधिशोषण कराता हूं, लेकिन फ्रेंडली साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा इसी ताप पर इसी गैस को लेता हूं, फिर से अधिशोषण कराता हूं, लेकिन इस समय टेम्परेचर में कितना कर देता हूं, थोड़ा बढ़ा देता हूं, 240। तो फिर से उन्होंने वो गैस ली, बस जो कंडीशन में उन्होंने गैस ली उस समय उसका टेम्परेचर था 240 केल्विन, स्थिर ताप रखा 240 केल्विन। तो 240 केल्विन पर भी उन्होंने एक ग्राफ खींचा, दाब बढ़ाते गए, देखा अधिशोषण की मात्रा कितनी बढ़ रही है, तो देखा कि एक वक्र आया, तो उन्होंने वक्र ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, एक गैस को उन्होंने कहा एक बार और देखता हूं करके, तो उन्होंने क्या किया, उसी गैस को लिया, उसी ठोस पृष्ठ पर अधिशोषित होने के लिए रख दिया, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के रखा। तो टेम्परेचर फिक्स कर दिया 273 केल्विन, पहले की तुलना में कहीं ज्यादा। तो देखा कि दाब बढ़ाते गए तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती गई। अब उन्होंने तीनों ग्राफ को आमने सामने रखा, तीनों को सामने रखा, और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, देख लीजिए 200 केल्विन का ग्राफ सबसे ऊंचा, अधिशोषण की मात्रा अधिकतम। टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाया तो अधिशोषण की मात्रा कम हो गई, टेम्परेचर और बढ़ाया तो अधिशोषण की मात्रा और कम होगी। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे अधिशोषण की मात्रा कम होती जाएगी, ये कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो ताप जैसे जैसे घटेगा, घट रहा है ना 273, 240, 200, तो जितना कम ताप होगा अधिशोषण की मात्रा उतनी ही ज्यादा। तो यही था, समान गैस, एक ही गैस के लिए हमने क्या किया, अलग अलग ताप पर अधिशोषण समतापी वक्र ड्रॉ किए, और ड्रॉ करने पर हमें पता चला ताप जैसे जैसे घटेगा अधिशोषण की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था फ्रेंडलिच के द्वारा। हम बात करेंगे अधिशोषण समदाबी की। आई होप आपको अधिशोषण समतापी समझ में आ गया है। कैसा ग्राफ, जो दाब और अधिशोषण की मात्रा के बीच खींचा जाए, लेकिन ताप स्थिर होगा। समतापी मतलब ताप स्थिर। तो अब समदाबी कह रहा तो समझ गए, दाब स्थिर रखेंगे
और ग्राफ खींचा जाएगा अधिशोषण की मात्रा और ताप के बीच। तो अधिशोषण समदाबी को इंग्लिश में कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर, दाब, सम मीन्स समान, दाब मीन्स दाब। ठीक है, तो यहां पर वही हो जाएगा, समदाबी मतलब स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा और ताप के बीच खींचे गए वक्र को या ग्राफ को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण समदाबी। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। भौतिक अधिशोषण और जो रासायनिक अधिशोषण है, इन दोनों के लिए जो हम अधिशोषण समदाबी ड्रॉ करेंगे, एड्सॉर्प्शन आइसोबार वक्र, वो दोनों अलग अलग होंगे। जबकि क्या था, समतापी के लिए एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण समतापी के लिए चाहे वो रासायनिक हो या भौतिक हो एक सा था, लेकिन यहाँ भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण समदाबी के वक्र अलग अलग बनेंगे। पहले वही कंडीशन है, अधिशोषण की मात्रा को x/m से दिखाएंगे और ताप को t से दिखाएंगे। तो पहला वक्र है भौतिक अधिशोषण हेतु समदाबी वक्र, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में मैं पहले ही वीडियोस में बता चुकी हूं, तो मुझे बहुत डिटेल नहीं जाना। भौतिक अधिशोषण में ढेर सारी लेयर बनती है, मैंने बताया था। भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोष्य के अणु आ रहे हैं ऊपर से, ठोस पृष्ठ में हल्के से बंधे रहते हैं, क्योंकि वो कौन सा बंध होता है, वॉन्डरवॉल बॉन्ड, मतलब दुर्बल बंध से जुड़े रहते हैं। तो होता क्या है, दुर्बल बंध से जुड़े रहते हैं, तो हम जैसे ही ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, मान लीजिए गैस के कण ठोस पृष्ठ में अटैच्ड हैं, जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो गैस के कण और जो ठोस के कणों के बीच है दुर्बल बंध बना है, तो जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो वो जो गैस के कण चिपके हुए थे वहां से पृष्ठ छोड़ के भागने लगते हैं, विशोषण होने लगता है। और विशोषण अगर होगा तो हम कहेंगे अधिशोषण की मात्रा कम हो गई। गैस के कण, अधिशोषण मतलब होता है गैस के कणों का नीचे आना, लेकिन जैसे हम ताप दे रहे हैं गैस के कण वापस चले जा रहे हैं, नीचे आने की बजाय वापस चले जा रहे हैं, तो हम कहेंगे अधिशोषण कम होने लग गया। तो इसमें सीधे ही ग्राफ है, ज्यादा बहुत डिटेल नहीं बनाएंगे। तो वही अधिशोषण समदाबी, दाब समान है, तो इस समय ताप और अधिशोषण की मात्रा x/m के बीच ग्राफ खींचा, तो जैसे जैसे देखिए, जब ताप कम था तो अधिशोषण की मात्रा बहुत ज्यादा, ताप थोड़ा सा बढ़ाया तो अधिशोषण की मात्रा नीचे, ग्राफ कम हो गया। ताप और बढ़ा दिया, इधर को जा रहे हैं तो ताप बढ़ रहा है, ताप और बढ़ाया तो अधिशोषण की मात्रा और कम, ताप और बढ़ाया इस बिंदु पर देख लीजिए तो अधिशोषण की मात्रा और कम, तो ग्राफ नीचे की ओर को आ रहा है। ताप अधिकतम था, ताप जब ज्यादा था तो अधिशोषण की मात्रा अधिकतम, ताप थोड़ा सा बढ़ाया अधिशोषण कम, ताप और बढ़ा रहे हैं अधिशोषण और कम, ताप और बढ़ाया अधिशोषण और कम। तो क्या कंक्लूजन निकला, भौतिक अधिशोषण में जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा कम हो रही है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, भौतिक अधिशोषण में बहुपरत बनी होती है तो अधिशोषण अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाए जाते हैं विशोषण होने लगता है और अधिशोषण में कमी होने लगती है। तो नेक्स्ट है रासायनिक अधिशोषण हेतु समदाबी वक्र, एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन आइसोबार है ये समदाबी। ठीक है, तो जो रासायनिक अधिशोषण है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है भौतिक अधिशोषण की तुलना में। होता क्या है, रासायनिक अधिशोषण में देखिएगा रासायनिक बंध बनते हैं। अब बंध अपने आप नहीं बनते, बंध बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। जो ठोस के कण हैं वो ऊपर से आने वाले गैस के कणों को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनको अपनी ओर खींचने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए उनको ऊर्जा चाहिए होती है। तो जब हम ताप देते हैं ना बच्चों, जब हम ताप देते हैं तो वो ठोस के कण क्या करते हैं, उस ताप का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं बंध बनाने के लिए। जो ऊपर से गैस के कण आएंगे उनको क्या करेंगे, ये ठोस के कण जो भी ताप द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो रही है उस ऊर्जा से पकड़ लेंगे टाइट से। ठीक है, बंध बनाने में प्रयोग करेंगे, रासायनिक बंध बनाने में। तो एक बार अगर बंध बन जाएंगे तो अब आप क्या करोगे, आप और ताप बढ़ा रहे हैं और ताप बढ़ा रहे हैं और ताप बढ़ा रहे हैं, तो जब बहुत ज्यादा ताप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो जो बंध बने थे उन बंधों का टूटना शुरू हो जाएगा। देखिए उसने कुछ ऊर्जा का प्रयोग किया, बंध बनाने के लिए बन गए हैं, अब आप ताप और बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या होगा, जब बहुत ज्यादा ताप दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, जो बंध बने थे वो उसी ताप द्वारा, उस ऊर्जा द्वारा दोबारा टूट भी जाएंगे। ठीक है, टूट जाएंगे तो बंध टूट जाएंगे, तो हम कहेंगे बाद में क्या हुआ, ताप बढ़ाने पर बंध टूट जाएगा तो गैस के कण वापस चले जाएंगे,
तो हम कहेंगे विशोषण हो गया, गैस के कण वापस चले गए तो हम कह सकते हैं अधिशोषण की मात्रा कम हो गई। तो शुरू में क्या हुआ, ताप बढ़ाया तो उस ताप का की जो ऊर्जा थी उसका प्रयोग किया गया बंध बनाने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा गैस के कण नीचे आए और बंध बने तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ी। तो शुरू में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण का ग्राफ ऊपर की ओर को जाएगा, ताप कम था अधिशोषण की मात्रा कम, जैसे जैसे ताप बढ़ाया अधिशोषण बढ़ा, यहां पर ताप और बढ़ा अधिशोषण और बढ़ा। ठीक है, एक संतृप्त मात्रा के बाद देखिए अब एक संतृप्त अवस्था पहुंच चुकी है, मतलब अधिकतम ताप दे दिया है आपने, अधिकतम ताप दे दिया, बंध बन चुके हैं। अब उससे ज्यादा अगर आप ताप दोगे तो जो रासायनिक बंध बने हैं बहुत ज्यादा ऊर्जा उसको मिल चुकी है, तो इतना ज्यादा ऊर्जा अगर आपने दे दी, ताप दे दिया, तो वो जो रासायनिक बंध बने थे अब उनका टूटना शुरू होगा। तो जैसे जैसे बंध टूटेंगे गैस के अणु ठोस पृष्ठ को छोड़ के वापस जाने लगेंगे, विशोषण होगा। तो हम कहेंगे कि अधिशोषण की मात्रा घट रही है। अब धीरे धीरे ताप बढ़ाने पर देखिए अधिशोषण की मात्रा कम होती जा रही है। तो शुरू में ग्राफ बढ़ेगा रासायनिक अधिशोषण के लिए, बाद में कम हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ में एक एनिमेशन दिखा रही हूं, आप देखिए। निकिल का ठोस अधिशोषक पृष्ठ है जिसका निर्माण निकिल के छोटे छोटे कणों से हुआ है। ये अधिशोष्य के कण हैं। अधिशोषक कणों की ऊर्जा बहुत कम है, केवल 3 जूल है, इसलिए हम ताप वृद्धि करेंगे जिससे ऊर्जा बढ़कर 10 जूल हो जाएगी। रासायनिक अधिशोषण में ठोस के कणों और अधिशोष्य के कणों के बीच प्रबल बंध बनते हैं, इसलिए बंध बनाने में कुछ जूल ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जिसके कारण ऊर्जा घटकर 2 जूल रह जाएगी। इसके पश्चात भी ताप में वृद्धि की जाए तो अब विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाएगा। इस ताप का प्रयोग किया जाता है रासायनिक बंध को तोड़ने में, जिसके कारण गैस के कण वापस पृष्ठ को छोड़ के चले जाएंगे और विशोषण शुरू हो जाएगा और अधिशोषण की दर कम हो जाएगी। आई होप आपको अधिशोषण समतापी और अधिशोषण समदाबी अच्छे से समझ में आ गए हों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। ठीक है, उसके बाद हमारा कोलॉइड शुरू हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।